स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का भूगोल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए जलवायु से क्वेश्चन आएगा, चौथा चैप्टर। अति लघु सबसे पहले देखेंगे, अति लघु यानी 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। देखिए ये सब वीडियो देखने से पहले मॉडल वाला अगर ना देखे हो, मॉडल सेट का तीनों सेट का जो एक ही वीडियो हम बता दिए हैं, वो वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमको लगता है 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, बाकी छोटा जो छोटल बढ़ल क्वेश्चन है वो सब ये सब वीडियो जो बता रहे हैं वहाँ से आएगा। भारत में देखिए मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्षा में पवन की दिशा में मौसमी व्युत्क्रम। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप चैप्टर पढ़े होंगे, आप अपने से बना के भी आंसर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही आंसर होगा। ठीक है, आप अपने से बना के भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और उसी रात घटकर यह हिमांक तक यानी कि माइनस तक पहुंच सकता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, क्योंकि रेत दिन के समय तेजी से गर्म होती है और रात के समय तेजी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो इसका आंसर होगा ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं ना। ऊपरी वायुमंडल की एक पतली पेटी में बहुत तेजी से जो हवा चलता है, पवन चलती है, दैट इज कॉल्ड जेट स्ट्रीम। लू शब्द से क्या अर्थ है, तो लू शब्द का अर्थ गर्म हवा है। लू मतलब गर्म हवा है ना, गर्मी के दिन में लू चल रहा है, बहुत जोर है। ये उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा है। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती है ना, गर्मी मतलब रात में भी चलते रहता है। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राणाघात भी हो सकता है ना, लू लग जाता है, बड़ी दिक्कत है, कभी कभी जान भी ले लेता है। मानसून फटने का क्या अर्थ है। मानसून फटने का क्या अर्थ है, जिसको देहात में कहते हैं बदरी फटने का, बदरी फाट गए लोग कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ है। दक्षिण पश्चिमी एशिया से आती हुई आर्द्र हवाएं एक ही महीने में पूरे देश में फैल जाती है। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक और मूसलाधार वर्षा होती है। इसी ही मानसून का फटना कहते हैं, माने बहुत जोर बारिश होती है ना, अंदाजी बोलते हैं आसमान फट गए लोग हैं, तो वही लोग मानसून फटना इसी को। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, नाम बताना है। तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, पीछे हटता मानसून अक्टूबर से नवंबर तक। अगला है पीछे हटती मानसून का क्या अर्थ है, तो पीछे हटता मानसून अक्टूबर मास तक वर्षा का जोर काफ़ी कम हो जाता है और दाब में वृद्धि हो जाती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अक्टूबर के शुरू होते ही मानसून पंजाब से पूरा हट जाती है। गंगा के डेल्टा तथा दक्षिणी भारत से भी क्रमशः अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ तक मानसून विदा हो जाती है। मतलब अक्टूबर नवंबर तक बारिश खत्म, बरसात खत्म, उसके बाद धीरे 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 क्या हो जाता है, ठंडा लगना चालू है ना, इन्हें ही घटता हुआ मानसून कहते हैं। मानसून की परिभाषा क्या है, देखिए मानसून वस्तुतः जल पूरित और जल वर्षक पवनें हैं। समुद्री मार्गों से भारत में व्यापार करने आए अरब देश के व्यापारियों ने अपनी अरबी भाषा में इसको मौसमी कहा, अतः यह अरबी भाषा से व्युत्पन्न शब्द है। तो अरबी भाषा से ये शब्द है, इसका अर्थ होता है ऋतु। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि ऋतु अनुसार पवनों की दिशा विपर्य ही मानसून कहलाता है, यानी ऋतु के अनुसार जो पवन की दिशा हुई दैट इज मानसून है ना। ये कहाँ से है, अरबिक वर्ड है ये। लघु उत्तरी यानी दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी यानी 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। जेट धराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये एक स्थिर गति से तेज चलने वाली पवनें होती है जो ऊपरी वायुमंडल के एक संकरित क्षेत्र में चलती है। इन्हें जेट धाराएं या लहरें कहते हैं। पछुआ जेट लहरों की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व दिशा की ओर बहती है। ये भारत में सर्दी के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। गर्मी के मौसम में पूर्वी जेट लहरें उत्तरी भारत पर 25 डिग्री सेल्सियस उत्तर के साथ बहती। ये पूरे भारत पर मानसूनी वर्षा का वितरण करने में सहायता करती है।
अगला है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकता में आबंध करने वाला बंध वाक्यांश से किसी एक चीज की अन्य चीज के साथ संसक्ति या जुड़ाव का संकेत मिलता है। भारत के साथ मानसून के जुड़ाव मामले में भी ऐसे ही दशाएं बनती है। भारत की ओर से प्रवाहित ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि इन्हें रोकने वाले प्राकृतिक अवरोधक हिमालय उत्तरी भाग में खड़ा है। भारत से बाहर के अन्य देशों में ठीक इसी अक्षांश के अवस्थिति पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसी तरह भारत का पर्यायद्वीप पठार 3 ओर सागरों से घिरा हुआ है। यह व्यवस्था भी भारत के सामान्य तापमान बनाए रखती है। पुनः ऋतु चक्र अनुसार वायु दिशा का विपर्य भारत को ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र प्रदान करता है। भारत के लोकगीत, ग्राम गीत, रहन सहन, पहनावा तथा भोजन की आदतें आदि सभी कुछ मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के मानसून एक एकता का आबंध करने वाले सूत्र या बंधन जैसा है। तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है, काहे को होती है वो बताना है। तो तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण गर्मी में वर्षा नहीं प्राप्त करता है। जाड़े में तमिलनाडु तट उत्तरी पूर्वी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ये पवनें शुष्क होती है। जिस समय उत्तरी पूर्वी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये नमी ग्रहण कर लेती है। जब ये पवनें तमिलनाडु तट पर पहुंचती है तो ऊपर उठकर संघनित हो जाती है तथा वर्षा लाती है, वर्षा करती है। अगला प्रश्न बन सकता है राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, कारण बताना है। तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, उसका निम्नलिखित कारण है। पहला, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। इससे इन क्षेत्रों में पानी की मांग पीने के लिए, कृषि की सिंचाई के लिए और अन्य कामों के लिए हर समय रहती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता, रेतीली भूमि तथा पथरीली भूमि होने के कारण नहरें तथा कुएं खोदना सरल नहीं है, अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। अगर वर्षा ना हो तो तुरंत सूखे की स्थिति इन भागों में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन और देखते हैं एक आध को, ये बढ़िया क्वेश्चन है कोई इम्पोर्टेंट। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, भारत की अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में ही होती है, क्यों? तो देखिए उत्तरी पश्चिम भारत में ग्रीष्म काल का निम्न वायुदाब केंद्र 15 जून तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। 1 जून को लगभग भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर जाता है तथा इस निम्न वायुदाब क्षेत्र तक पहुंचने में इसको 1 महीने का समय लगता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सारे देश में वर्षा हो जाती है तथा उत्तरी पश्चिमी भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसका स्थान उच्च वायुदाब क्षेत्र वाले लेने लगता है, अतः वर्षा का होना कम हो जाता है। 3 महीना वर्षा होता है फिर कम हो जाता है। उसके बाद पांचवा चैप्टर से देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अति लघु सबसे पहले देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव पर चैप्टर का नाम है। तो पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो पादपों तथा जीवों का वितरण जलवायु, मृदा, उच्चवात तथा अपवाह पर द्वारा निर्धारित होता है। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या पर्णपाती वनों में मिलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन में हाथी और बंदर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। पर्वतीय या ध्रुव प्रदेश की वनस्पति टुंड्रा में बारहसिंगा और याक आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्षेत्र विशेष में मौजूद सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के पारस्परिक संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जीवमंडल निचय से क्या अभिप्राय है? 2 उदाहरण बताना। जीवमंडल निचय एक बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे नंदा देवी उत्तरांचल में है और नोकरेक मेघालय में है। अक्षत वनस्पति क्या है? तो मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं।
है ना, जिसमें मानव क्रियाकलाप ना हो। देशज वनस्पति क्या है, तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, माने भारत का है, तो उसे देशज वनस्पति। और विदेशज क्या है, तो जो पौधे भारत के बाहर से लाई गई है उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, एक उदाहरण दक्षिण और एक उदाहरण आरक्षित क्षेत्र क्या है, एक उदाहरण दक्षिणी और एक उदाहरण उत्तर क्षेत्र का दे। भारत की जैव विविधता में के परिरक्षण और संरक्षण क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी उत्तरांचल और दक्षिण में नीलगिरी केरल में है। पहले वाले क्षेत्र को नंदा देवी और जैव आरक्षित क्षेत्र तथा दूसरे को नीलगिरी जैविक आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। सिटीज क्या है, तो यह विश्व के वनस्पति और जंतु जगत की संकटापन्न प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रसंविदा संयोजन है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन है। राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो यह प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के परिरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र है, जैसा कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल और शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जवारनी वन क्या है, कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप बढ़ते हैं। 3 और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त है, उदाहरण सहित कारण बताना है। मनुष्य द्वारा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अत्यधिक शोषण के कारण अनेक प्रजाति संकटापन्न स्थिति में है। जैसे पेड़ पौधा में देखा जाए तो घरेलू जरूरतों को पूरा करने और कागज बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण अनेक पेड़ पौधे संकटापन्न प्रजातियां बन गए हैं। दूसरा, नगर विकास से सड़क और बांध निर्माण तथा अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जलाऊ लकड़ी के लिए स्थानीय लोग द्वारा भी पेड़ों की कटाई हो रही है। जीव जंतु ये निम्न कारणों से संकटापन्न प्रजाति बने हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आश्रय का छिनना, जंगल कट रहा है तो जीवों को रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। शिकार और अतिक्रमण हो जा रहा है, शिकार का लोग शिकार हो जा रहा है। और फर खाल चिकित्सा उद्देश्य अलंकार का सम्मान बनाने, जैसे हाथी का दांत, सींग, मृग सिंह, मोर का पंख सब है ना। और ऊनी वस्त्र के लिए चीरू से शहतूत का साल प्राप्त होता है जो जानवरों के केसों से बनाया जाता है। आदि के लिए जंतु का वध किया जाता है, यानी इन सभी चीज़ों दवा के लिए या फिर कोई अन्य ज़रूरत की चीज़ों के लिए जंतुओं को मारा जा रहा है, जिससे वो संकटापन्न हो जा रहा है, संकट हो जा रहा है, उनके लिए खत्म हो रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों ने जलीय जीव को भी अव्यवस्थित कर दिया। हानिकारक रासायनिक चीज़ों का उपयोग से पानी में रहने वाले जीव भी अब नष्ट हो जा रहे हैं ना। जैव विविधता का संरक्षण से क्या समझते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में आ रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न पादप एवं जंतु प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रजातियों के इस वैविध्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु वनों के पुनर्जीवन एवं जीवों के प्राकृतिक वास स्थानों की पुनर्स्थापन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। इस हेतु देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाए जा रहे हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, मानस सुंदरवन, पंचमढ़ी, सिमिलीपाल आदि में स्थापित किए गए जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताना है। तो देखिए, वनस्पति जगत क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक वनस्पति को वनस्पति जगत कहते हैं। एक क्षेत्र में विशेष में रहने वाले वन्य जीव को प्राणी जगत कहते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव प्रजाति है वनस्पति, और परपोषी होने के कारण यह पृथ्वी पर वनस्पति को उगने के बाद जन्मे हैं। अगला, यह सौर ऊर्जा को आहार बनाता है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, और इनको अपने जीवित रहने के लिए वनस्पति पर निर्भर होना पड़ता है जीव जंतु को, है ना। ये दोनों में अंतर है। सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन जिसको बोलते हैं, या पर्णपाती वन तथा पर्णपाती वन में अंतर बताना है, ठीक है। तो सदाबहार वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है, देखिए। सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन जो होता है देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के ढालों में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों के आबसुन, महोगनी तथा रोजवुड आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। और पर्णपाती वन में सागौन, बांस, साल, शीशम और खैर आदि वृक्ष
मिलते हैं। सदाबहार वनों के वृक्षों में पतझड़ होने के कोई निश्चित समय नहीं होता है, यानी कब पतझड़ कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए वे सारे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं, मतलब पतझड़ नहीं होता है उसमें, ठीक है। और पर्णपाती वनों के वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ वाले होते हैं ना। भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी है, क्यों वो बताना है। भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं की विशाल विरासत है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। तापमान, भारत में हर प्रकार का तापमान एवं जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों में सम जलवायु है, जबकि कुछ अन्य प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। हिमालय में तो ऊंचाई के साथ साथ धूप के वितरण में भी अंतर आता जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही होती है तो दक्षिण में बहुत गर्मी होती है। इस तरह हर प्रकार का तापमान मिलने से भारत में हर प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। पहले दूसरा, धूप। सूर्य की रोशनी जो ऊंचाई भूमध्य रेखा से दूरी, दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है, वनस्पति और जीव जंतु के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ धूप की कमी नहीं, जिसके लिए वृक्ष वनों में एक दूसरे से ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं है। तीसरा, वर्षा। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा में भी बड़ी भिन्नता पाई जाती है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश भी है, मध्यम वर्षा वाले और कम वर्षा वाला भी है, और इसलिए भारत में हर प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाया जाता है। मृदा और मिट्टी भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। भारत एक विशाल देश है, जिसमें हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी आदि। इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति और उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु पाया जाता है। धरातल भी सही है, अलग अलग है ना, भिन्नता है इसमें भी। भारत में ऊंचे से ऊंचे धरातल तथा नीचे से नीचे धरातल के स्थान पाए जाते हैं। कहीं यहाँ मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, जिसके कारण भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु के लिए आदर्श वातावरण मिल जाता है और उन्हें फलने फूलने में कोई अड़चन नहीं रहता, ठीक है। तो इन सभी कारणों से भारत वनों का धरोहर माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाले वनस्पति का ब्यौरा दे। तो भारत में पाई जाने वाले प्रमुख वनस्पति है उष्णकटिबंध वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, शीतोष्ण घास के मैदानों वाले वन, पर्णपाती और ध्रुव प्रदेश की वनस्पति वाले वन, टुंड्रा जिसको बोलते हैं, और ज्वारीय वन। अधिक ऊंचाई पर वनस्पतियाँ कैसा है उसको देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर इसको पर्वत की तथा ध्रुव प्रदेश वनस्पति यानी टुंड्रा किस्म कहते हैं। यह वनस्पति समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। ऐसी वनस्पति किस्म की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। शीतोष्ण वनों में घास के मैदान यहाँ पर पर्वतीय किस्म की वनस्पति या वनों में बदल जाते हैं। इन वनों में सफेदा भुर्ज, हरड़ बहेड़ा और चीड़ के वृक्ष बहुताय से पाए जाते हैं। ये वृक्ष बर्फीली चोटियों की सीमा के पास उगते हैं, अतः क्रमशः छोटे आकार और लंबाई के होते जाते हैं। यह वनस्पति अत्यधिक ऊंचाई पर झाड़ियों और झुप्पो यानी छोटे सरकुट में तब्दील होकर अंततः पर्वतीय घास के मैदान में विलीन हो जाती है। घास के ये मैदान बकरवाल और गुज्जर जैसे आदिवासियों के अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए अच्छी चारागाह प्रदान करता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको एक दो बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ताकि ये एग्जाम में आए तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का बचिए अब नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।